नमस्कार साथियों, राजकीय महाविद्यालय बारा से मैं डॉक्टर राकेश वर्मा, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान विभाग, आपका इस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। बीए थर्ड ईयर के छात्र छात्राओं का पेपर इंटरनेशनल रिलेशन, अंतर्राष्ट्रीय संबंध पुस्तक का हम आज अध्ययन करेंगे। इस पुस्तक में हम भारत और नेपाल संबंधों के बारे में चर्चा करेंगे। नेपाल हिमालय की पहाड़ियों में बसा हुआ एक छोटा सा देश है। यह भारत और तिब्बत के मध्य स्थित है। तिब्बत पर चीन का अधिकार होने के कारण यह भारत और चीन के मध्य एक बफर स्टेट का काम कर रहा है। यह विश्व का एकमात्र हिंदू राज्य था। यहाँ वर्तमान में लोकतांत्रात्मक प्रणाली स्थापित है। इसकी स्थापना पृथ्वीनारायण शाह ने 1769 में की थी। भारत में जब ब्रिटिश शासन था, उस समय नेपाल एक औपचारिक रूप से एक स्वतंत्र देश था, परंतु उस समय नेपाल की राजनीति ब्रिटिश शासकों द्वारा निश्चित किया जाता था। स्वतंत्रता के बाद भारत और नेपाल एक अच्छे देश के रूप में, मित्र के रूप में हुए। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ, उस समय नेपाल के प्रधानमंत्री की मांग पर हमने भारत के वरिष्ठ राजनीतिक विशेषज्ञ श्री प्रकाश को नेपाल भेजा था। उनको यह दायित्व दिया गया कि नेपाल का संविधान तैयार करें। यह कार्य उन्होंने पूरे मन से किया, जिससे वहाँ की निरंकुश सत्ता समाप्त की जा सके। 16 नवंबर 1950 को नेपाल के राजा त्रिभुवन ने राज परिवार के 14 सदस्यों के साथ राजमहल का परित्याग किया और भारत की शरण में आ गए। जब वो भारत आए, उनका संयोग भारत ने किया और उसका परिणाम ही यह निकला कि वहाँ राजशाही, राजतंत्र का अंत हुआ। नेपाल के महाराणा वास्तविक शासक बने तथा वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई। इस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उनकी स्वतंत्रता का सम्मान किया और कहा कि नेपाल में कोई अव्यवस्था सहन नहीं कर सकते, क्योंकि इससे हमारी सीमा सुरक्षा कमज़ोर हो जाती है। भारत ने बार बार संयुक्त राष्ट्र संघ में नेपाल की सदस्यता का प्रश्न उठाता रहा। अंततः 1955 में नेपाल को संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्यता मिल गई।
1955 और 56 के बीच में भारत और नेपाल में मैत्रीपूर्ण संबंध रहे। नेपाल के महाराजा की भारत यात्रा हुई तथा भारत के राष्ट्रपति नेपाल गए। इनके बीच कोशी योजना का निर्माण किया गया। कोशी योजना का उद्देश्य नेपाल को बाढ़ से बचाना था और वहां बिजली आपूर्ति और एवं सिंचाई की व्यवस्था करना था। 1974-75 में सिक्किम को भारत में मिलाने पर नेपाल में प्रतिक्रिया हुई, किंतु भारत ने इस बात का आश्वासन दिया कि नेपाल और सिक्किम की स्थिति भिन्न है। अक्टूबर 1975 को महाराजा वीरेंद्र भारत आए और भारत ने नेपाल को आश्वासन दिया कि वह उसका जो पंचवर्षीय योजना है उसमें भरपूर सहयोग देगा। नेपाल और भारत के बीच में आर्थिक और तकनीकी संबंध स्थापित किए गए। नेपाल के विकास में सबसे अधिक धन भारत का ही लगा हुआ है। नेपाल को भारत से हर तरह का प्रशिक्षण, तकनीकी और गैर तकनीकी मिलती रही है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं कोलंबो योजना, पहला है देवीघाट योजना, त्रिशूल, कर्नेली, पंचेश्वर जल विद्युत परियोजनाएं, त्रिभुवन गणपथ काठमांडू त्रिशूली मार्ग, त्रिभुवन हवाई अड्डा, काठमांडू टेलीफोन योजनाएं, चत्र नहर परियोजना, कोसी और गंडक परियोजना, भूवैज्ञानिक अनुसंधान एवं खनिज संयंत्र, वीरगंज और हितोदा रेल निर्माण आदि हमने उनको पाकिस्तान से नेपाल से अच्छे संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। 1991 में भारत ने नेपाल के महान देशभक्त एवं स्वतंत्रता सेनानी वी.एच. कोइराला की पुण्यतिथि पर नेपाल भारत फाउंडेशन स्थापित किया। दोनों ही देश 2-2 करोड़ रुपए के अंशदान से स्थापित फाउंडेशन के द्वारा द्विपक्षीय समझौते को बढ़ावा दिया। वे औद्योगिक क्षेत्र में साझा उद्यम लगाने को सहमत हो गए। इसके अंतर्गत चीनी कागज तथा सीमेंट पर विशेष ध्यान दिया। नेपाल में 1950 की संधि के आधार पर, जिस पर भारत नेपाल संबंधों की नींव रखी है, उसके अनुच्छेद 7 में ये कहा है कि एक देश के नागरिकों को दूसरे देश में निवास, जायदाद, उद्योग व्यापार में भागीदारी व घूमने फिरने के समान अधिकार पारस्परिक आधार पर दिए जाएंगे। परिणामस्वरूप नेपाली नागरिकों को भारत में रहने, फिरने, घूमने, काम करने और आईएएस और आईपीएस के पदों को छोड़कर अन्य सभी नेपालियों के लिए खुले रहेंगे। नेपाल ने काम कर रहे भारतीयों के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता। वर्क परमिट तो नेपाल ने लगाया,
वर्क परमिट के तहत ये कहा जाता है कि भारतीय विदेश मंत्रालय के अभिमत में सवाल दूसरे विदेशियों के मुकाबले भारतीयों से भेदभाव का मुद्दा है। यह है कि संधि के हिसाब से नेपाल अपने नागरिकों को और भारतीयों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। भारत ने अपने यहाँ रह रहे 50 लाख नेपालियों पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं लगाया। नेपाल और भारत के मध्य एक टकराव आया। उस समय भारत में आपातकाल स्थापित था, नेपाल में आपातकाल स्थापित था। नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने जून 2001 में अपने भाई राजा वीरेंद्र और उसके पूरे परिवार की हत्या के बाद राजगद्दी संभाली। नरेश बनने के बाद से ही ज्ञानेंद्र ने संसदीय लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाने और संसद को भंग करने और अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री नियुक्त और बर्खास्त करने का कार्य किया। फसलन 1 फरवरी 2005 को नरेश ने नेपाल में आपातकाल लागू कर दिया और वहां राजतंत्र स्थापित कर दिया। लोकतंत्र की बहाली। उस समय जनवरी 2005 में राजनीतिक सत्ता अपने हाथ में लेने के बाद से राजा ज्ञानेंद्र की सारी राजनीतिक कार्रवाई प्रतिक्रिया रही। सत्ता के अधिग्रहण ने माओवादी आंदोलन को मजबूत किया। वहाँ राजनीतिक दमन व उत्पीड़न की नीति ने राजा एवं राजनीतिक दावों के मध्य गहरी खाई पैदा हो गई। राजा ज्ञानेंद्र की सत्ता का केंद्र बने रहने की प्रबल इच्छा का परिणाम है कि राजनीतिक दल व माओवादी एक मंच पर आ गए। नेपाल में लोकतंत्र बहाली के लिए बढ़ते अंतर्राष्ट्रीय दबाव और राजशाही विरोधी प्रबल जन आंदोलन के आगे राजा ज्ञानेंद्र को झुकना पड़ा और 24 अप्रैल 2006 को वहाँ लोकतंत्र की स्थापना हुई और पुरानी संसद को बहाल किया गया। लोकतंत्र की राह पर चल रहे नेपाल में 3 महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। पहला यह है कि नई संसद ने राजा ज्ञानेंद्र से करीब करीब सारे अधिकार छीन लिए। दूसरा, संसद अब सर्वोच्च होगी। तीसरा, माओवादियों के ने अंतरिम सरकार में शामिल होने का निर्णय लिया। वहाँ पर एक मधेसी आंदोलन हुआ। नेपाल का सबसे पिछड़ा, गरीब और उपेक्षित क्षेत्र मधेश है। नेपाल की सत्ता पहाड़ी, ब्राह्मण, क्षत्रिय और नेवाड़ी लोगों के हाथ में रही, जबकि मधेश में भारतीय मूल के मैथिल, भोजपुरी और अवधी बोलने वाले पिछड़े और दलित समाज का प्रभुत्व है। नेपाल के सत्ताधारियों ने मधेशियों के साथ भेदभाव किया। नए संविधान में पहाड़ी नेताओं ने जनसंख्या के तर्क की उपेक्षा करते हुए संसद में अपने बहुमत को सुनिश्चित कर लिया। फलतः मधेशी नेताओं ने आर पार की लड़ाई छेड़ दी, जिसका मुद्दा मानव अधिकार आयोग तक पहुंचा। नेपाल का चीन की तरफ झुकाव हुआ और पेट्रोलियम समझौते हुए। भारत से होने वाले पेट्रोलियम उत्पादों की सप्लाई में भारी कमी आने के बाद नेपाल ने चीन की तरफ रुख लिया। नेपाल ने 28 अक्टूबर 2015 को
पेट्रो चाइना के साथ 2 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत नेपाल और चीन की ओर से 1000 मीट्रिक टन पेट्रोलियम उत्पादों तथा 13 लाख लीटर गैसोलीन की आपूर्ति की जाएगी। पड़ोसी देश के साथ संबंध बढ़ रहा है ताकि भारत के प्रभुत्व को कम किया जा सके। इस प्रकार अन्य अंतर्राष्ट्रीय पटल पर नेपाल का मुद्दा संयुक्त राष्ट्र मानव अधिकार संगठन में 5 नवंबर 2015 को भारत नेपाल में बढ़ती हिंसा, राजनीतिक अस्थिरता और बढ़ते भेदभाव की शिकायत की। जिनेवा में चल रहे बैठक में भारत के प्रतिनिधि के रूप में BN रेड्डी ने कहा कि अप्रैल 2015 में आए विनाशकारी भूकंप के बाद हम नेपाल के लोगों को एक और बड़े संघर्ष से गुजरना पड़ रहा है। नेपाल में राजनीतिक बदलाव और बढ़ती हिंसा से लोगों को दो चार होना पड़ रहा है। सितंबर में आए नई संविधान के बाद से वहाँ हालात बदतर हुए हैं। नेपाल भारत और चीन के मध्य समदूरी के सिद्धांत पर संबंध विकसित करना चाहता है, जिससे चीन को भी संतुष्ट किया जा सके, परंतु भारत समदूरी सिद्धांत को नहीं मानता। वह तो नेपाल के साथ विशिष्ट संबंध चाहता है। उसका कहना है कि नेपाल एक आंतरिक देश है, अतः उसके साथ भारत के विशिष्ट संबंध होना स्वाभाविक है। इस प्रकार आज हम साथियों नेपाल के साथ भारत के संबंधों के बारे में चर्चा की। सभी का इस ऑनलाइन क्लासेस में धन्यवाद। थैंक यू।